हेलो स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी 9th क्लास की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स और मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई? हमें पता है कि जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में तो क्या बनता है, हमारा मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है कि एक ग्रुप होता है 2 या 2 से अधिक एटम्स का। जब वो क्या करते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं टुगेदर, साथ साथ क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं 2 या 2 से अधिक एटम्स। ठीक है, तो उनका क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एटम का ग्रुप होता है जो केमिकली क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जब ये कंबाइन करते हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पास हो जाते हैं एटम्स और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं किसी भी एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स के जिसका क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और वो अपने जो भी सबस्टेंस हैं उसकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, अब ये एटम्स जो आपस में कंबाइन होते हैं वो सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी ज्वाइन कर सकते हैं आपस में। तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड्स दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सबस्टेंस। ठीक है, कि जिससे वो मिलके बने होते हैं उसकी सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं वो। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यानी कि एटम्स सेम एलिमेंट्स के भी आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो ये क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि एटम का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि हीलियम और आर्गन है। ठीक है, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स। ठीक है, एक ही एटम से मिलके बना होता है हीलियम और आर्गन। जबकि हम बात करें मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन्स कंसिस्ट 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन्स नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, और ओजोन इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल जो कि O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, लेकिन वो डायटोमिक, ट्राइएटोमिक या ओनली वन एटम की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ पे, हीलियम आर्गन वन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में और ओजोन ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो तो एटोमिसिटी क्या होती है, तो द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटोमिसिटी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल, जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स से मिलके वो मॉलिक्यूल बना है, वही उसकी क्या कहलाती है, एटोमिसिटी कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या है, 2 है। ठीक है, और बात करूँ ओजोन की एटोमिसिटी क्या है, तो ट्राई एटोमिक है ना। इसी तरह से मतलब एनसीईआरटी में भी क्या दी गई है, कुछ जो एटम्स हैं उनकी एटोमिसिटी के बारे में दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है,
जैसे कि नॉन मेटल्स की बात करें हम, आर्गन की एटोमिसिटी क्या है, क्योंकि भाई वो सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो मोनो एटॉमिक है। हीलियम मोनो एटॉमिक है। ऑक्सीजन डायो एटॉमिक है क्योंकि O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन डायो एटॉमिक है, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सल्फर पोलो एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है क्योंकि S8 की फॉर्म में क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये होती है एटोमिसिटी कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे किसके बारे में, हमारे क्या है ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं इन डेफिनेट रेशियो या डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स का। ठीक है, जैसे कि इसमें भी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके, देखो यहाँ पे दे रखे हैं। कंपाउंड्स है वाटर। ठीक है, कंबाइनिंग एलिमेंट्स इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए ना दोनों एलिमेंट्स, और इनका रेशियो बाय मास क्या है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ गया, सिंपल रेशियो 1/8। इसी तरीके से अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, सबको पता है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, 14/3 रेशियो में होगा ये। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 32 आएगा। और जब इसको सिंपल रेशियो में काटेंगे तो 3:8 आ जाएगा रेशियो बाय मास इनका। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी और दे रखी है, इसमें क्या निकलवाया है हमसे, यहाँ पे हमसे निकलवाया है मास रेशियो। यहाँ पे देखो क्या एक्टिविटी है कि रेफर टू टेबल 3.44 रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स एंड टेबल 3.24 एटॉमिक मासेज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फाइंड द रेशियो बाय नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स गिवन इन टेबल 3.4। अब यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स लेते हैं हम, वाटर लेते हैं, तो वाटर में क्या क्या है एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका रेशियो बाय मास हमें पता है 1/8, हमें ऊपर निकाला था, इसमें 1/8 आया था। एटॉमिक मास हमें पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16। अब मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 = 1 और 8/16 = 1/2। अब इनको सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे जो छोटा है ना, सबसे छोटा है उसको उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे किससे करोगे आप, यहाँ पे करेंगे हम 1/2 से, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको भी किससे करेंगे, इस 1/2 कितना हो गया 1/1 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया इनका सिंपलेस्ट रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में 2 क्या है हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल्स हैं और 1 क्या है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब देखो अगला हमारा है व्हाट इज एन आयन। आयन क्या है, तो देखो आयन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे बात करूँ, व्हाट इज आयन। कंपाउंड्स कंपोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। जब कोई भी कंपाउंड्स जो मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर बना होता है उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आयन बोल देते हैं। ए नेगेटिवली चार्ज आयन कोल्ड एनायन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन कोल्ड कैटायन। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं क्या लेती हूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ NaCl का।
ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो यहाँ हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। क्लोरीन का 17 होता है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, ठीक है। अब देखो मेटल्स में क्या होता है कि या तो वो मेटल्स के आउटर मोस्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 या 3 होंगे, और नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट में या तो 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 7। अब देखो या तो मेटल्स क्या करें कि अपना हर मेटल या हर हमारा जो कंपाउंड्स है या हर एलिमेंट्स क्या चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है कि या तो वो 1 2 3 है ना, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे लूज कर दे, या फिर वो 7 6 और 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले गेन कर ले, तभी उसका इलेक्ट्रॉनिक जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो सकता है। इधर क्लोरीन के केस में क्या है कि या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो कौन सा काम ईजी होगा क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, और सोडियम के लिए कौन सा काम ईजी होगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो जैसे ही इन्होंने दोस्ती की 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया और 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने गेन किया। सोडियम ने लूज किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इससे फॉर्मेशन हो गया है NaCl का, ठीक है। इस तरीके से आयंस का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें NCERT में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, है ना, आयनिक कंपाउंड्स के। जैसे देखो सम आयनिक कंपाउंड्स कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40 एंड ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो इसको रेशियो में करेंगे 40 इन रेशो 16, तो कितना आएगा काट देने से 5:2 में। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम का कितना होता है 24 एंड सल्फर का कितना होता है 32, ठीक है। तो किस में आएगा ये 3:4 में आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो ये रेशियो बाय मास है इनका। अब देखो हम इनके केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। देखो वी नीड लर्न द सिंबल एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या याद होने चाहिए, इनके सिंबल्स याद होने चाहिए और इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए एलिमेंट्स की, है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं वैलेंसी कहते हैं, है ना। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट क्या कहलाती है वैलेंसी कहलाती है। या मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट सेल, तो वो उसकी क्या कहलाती है वैलेंसी कहलाती है। अब देखो जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट में क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो ये इसकी क्या हो गई वैलेंसी सोडियम की। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या वैलेंसी 7 होगी नहीं। जो भी प्रोसेस किसी मेटल या नॉन मेटल के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना या लूज करना, जो भी उसके लिए इजी होगा उसके बिहाफ पे हम उसकी वैलेंसी बोलेंगे। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से इजी होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले अपने में गेन कर ले। वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन कर रहा है, तो ये उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसको हम उसकी क्या बोलेंगे वैलेंसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स के क्या याद करने पड़ेंगे सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, जो इस NCERT टेबल्स में दे रखे हैं। देखो यहाँ पे नेम्स ऑफ आयंस हैं और इनके सिंबल्स हैं। सोडियम को Na+
की फॉर्म में लिखा जाता है, पोटेशियम को K+ की फॉर्म में, सिल्वर को Ag+ की फॉर्म में, कॉपर को Cu+ की फॉर्म में, मैग्नीशियम को Mg+2 की फॉर्म में, कैल्शियम को Ca+2 की फॉर्म में, जिंक को Zn+2 की फॉर्म में, आयरन को Fe+2 की फॉर्म में, कॉपर को Cu+2 की फॉर्म में, यानी कि कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है। एल्यूमिनियम को Al+3 की फॉर्म में, आयरन को Fe+3 की फॉर्म में, है ना। ये तो हैं आयंस, ठीक है। और ये हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में, हाइड्राइड H- की फॉर्म में, क्लोराइड Cl- की फॉर्म में, ब्रोमाइड Br की फॉर्म में, आयोडाइड I- की फॉर्म में, ऑक्साइड O2- की फॉर्म में, सल्फाइड S2 की फॉर्म में, नाइट्राइड N-3 की फॉर्म में। कुछ पोलो एटॉमिक आयंस भी होते हैं, ठीक है, जैसे अमोनिया NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइड SO3-2, सल्फेट SO4-2, फॉस्फेट PO4-3। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, इनका याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें इनके सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं या फॉर्मूला कैसे लिखे जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रूल्स, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, यानी कि जिस भी आयन्स पे जितना चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पहले हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल्स का, फिर किसका सिंबल लिखेंगे, मेटल्स का, उसके बाद हम किसका सिंबल लिखते हैं, नॉन मेटल्स का। जैसे NaCl, सोडियम क्या है, यहाँ पे मेटल है तो इसका सिंबल लिखा हमने, और क्लोरीन यहाँ पे नॉन मेटल है तो इसका सिंबल बाद में लिखा। कैल्शियम यहाँ पे मेटल है तो इसका सिंबल लिखा। ऑक्सीजन यहाँ पे नॉन मेटल है तो इसका सिंबल बाद में लिखा। अब जैसे कई बार क्या होता है कि पोलो एटॉमिक आयंस आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कोई भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे मैग्नीशियम+2 है और एक पोलो एटॉमिक आयन है हाइड्रोक्साइड आयन जिसपे माइनस है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, इसकी कितनी हो गई, 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मैग्नीशियम की तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की कितनी हो गई, 2। तो हाइड्रोक्साइड को यहाँ ब्रैकेट में लिख के और इसके बाहर हम ये नंबर लगा देंगे। जैसे सोडियम Na+ की फॉर्म में होता है, OH-1 की फॉर्म में होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। तो इसको हम NaOH की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इनका क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो आगे, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, ठीक है, कैसे लिखते हैं, द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स, है ना। जब दो उस कंपाउंड, सिंपलेस्ट कंपाउंड्स जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड्स कहा जाता है जिसको, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके लिए है सिंबल हाइड्रोजन का H होता है, क्लोराइड का Cl होता है। वैलेंसी H+ फॉर्म में होता है तो 1, Cl- फॉर्म में होता है तो इसकी भी 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इनका फॉर्मूला बन गया HCl। इसी तरीके से NCERT में भी कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हम देख सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सिंबल कार्बन का C, क्लोराइड का Cl। वैलेंसी कार्बन की हमें पता है 4 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CCl4, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का हमें पता है चार्ज +2 होता है और क्लोराइड का -1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, MgCl2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हम बनाए, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है, ऑक्साइड पे -2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, Al2O3। इस तरीके से हम
कैल्शियम ऑक्साइड का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। कैल्शियम पे चार्ज +2 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, CaO, इसका फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पाउंड्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके मोलिकुलर मास क्या होता है। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि ये एटॉमिक मास ही है जो भी एटम्स मोलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे वाटर का एक मोलिक्यूल्स है, इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U होगा, और इन सबको जोड़ दो क्योंकि 2 क्या है हाइड्रोजन है इंटू 1 करेंगे, +1 क्या है ऑक्सीजन है इंटू 16 करेंगे, तो टोटल इसका मोलिकुलर मास कितना आ गया, 18U। ठीक है, तो ये होता है मोलिकुलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास भी लाइक ए मोलिकुलर मासेज होता है, बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि हम फॉर्मूला मास यूनिट उन सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आयंस की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि NaCl। तो हमें पता है Na का 1 इंटू 1 आयन, और इसका मास कितना होता है 23। इसी तरह से जो क्लोराइड आयन है उसका 1 और इसका मास कितना होता है 35.5, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58.5U। ये इसका फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा। जो आयनिक फॉर्म में होते हैं उनके लिए यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। अब हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है ये अब हम देख लेते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, मोल जस्ट एक काउंटिंग नंबर है। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने एक 12 को एक नंबर दे दिया, नाम दे दिया कि डजन बोलेंगे हम। हमने 100 को भी नाम दे दी, 100 को क्या नाम दे दिया 100 बोलेंगे, थाउजेंड्स बोलेंगे, है ना। तो इसी तरीके से एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वैल्यू कितनी होगी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, मोलिक्यूल्स या आयन्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपसे कहा जाए कि इस पेन को तोड़ दो और इसमें कितने एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयन्स या पार्टिकल्स हैं, तो क्या आप गिन पाओगे, नहीं। क्या होता है कि जिनको हम मतलब हमारी काउंटिंग उससे भी ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हों, तो उसको काउंट करने के लिए क्या करते हैं हम मोल का यूज करते हैं। और एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6.23 इंटू 10⁻23। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन ए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी एक मोल के अंदर चाहे वो एटम हो, मोलिक्यूल हो, आयंस हो, उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जो कि फिक्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं और उसको सिंबल Na से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स। जो मास है ना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, वो किसके इक्वल होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास के, बस उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम्स होती है। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिवन अस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट U। हम एटॉमिक मास को, किसी भी एटम का एटॉमिक मास हम किस में शो करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट U के अंदर। लेकिन अगर सेम वैल्यू को अगर हम यूनिट चेंज करके ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो उसका क्या हो जाता है, मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं। और वही ग्राम एटॉमिक मास ही किसके बराबर होता है, मोलर मास ऑफ एटम्स के बराबर होता है। मोलर मास ऑफ एन एटम्स ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि जब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1U, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसको हम किस में करेंगे, 1 ग्राम में। मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज
1 mole of atoms that is 6.022 into 10 to power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 1 मोल ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो मोल कुछ नहीं है, एक काउंटिंग नंबर है ना। बहुत सारे हमसे बोले कि एक कप ऑफ टी में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा उसके अंदर, तो उसको काउंट करने के लिए बस हमने मोल का सहारा लिया। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 है ना। अब ये मतलब होता सेम वही है, बस अगर हम एटॉमिक मास को या मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे तो वो उसका क्या कहलाता है, मोलर मास, या मैं बोल दूँ 1 मोल का मास। ठीक है, ये होता है क्या, मोल। ठीक है, अब मोल से रिलेटेड मोल की काउंटिंग करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो फॉर्मूला रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें किसी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड्स के मोल कैलकुलेट करने हैं या किसी भी एलिमेंट्स का मोल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर हमें मास दे रखा है तो उसमें मोलर मास का भाग दे दो तो मोल आ जाएंगे। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है तो उसमें अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 का भाग दे दो तो मोल आ जाएंगे। अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है तो उसमें 22.4 का भाग दे दो तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी कन्वर्जन के लिए, मोल कन्वर्जन के लिए। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहला ये इसमें दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, यहाँ पे उसने 52 ग्राम ऑफ हीलियम का क्या दे दिया है, मास। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला बताया था तुम्हें। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि हमें मास दे रखा हो तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मास दे रखा है तो मोलर मास से डिवाइड करने पर हमारा क्या आ जाता है, मोल आ जाता है। तो बस इसने कुछ नहीं करा, इसका मास दे रखा है, मास कितना है, हीलियम का गिवन मास 52 है और मोलर मास हीलियम का कितना होता है, 4, तो ये आ गया 13 इसके मोल। इसी तरीके से यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इसके, 12.044 इंटू 10 टू पावर 23 और इसको अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दिया इन्होंने। ठीक है, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, इसका मोल आ गए निकल के। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, यहाँ पे हमें मोल दे दिया। ठीक है, देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, लेकिन यहाँ पे मोल दे रखा है 0.5 और मोलर मास हमें नाइट्रोजन का पता ही है कि कितना होता है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। बस इन्होंने क्या करा, मास मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास निकालेंगे यहाँ से तो मोल इनटू मोलर मास करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। बस वही करा इन लोगों ने यहाँ पे। अब देखो सेकंड, 0.5 मोल ऑफ एन एटम्स है ना, तो सेम वही है, बस एटम्स यहाँ पे क्या था, N2 था तो 28 लिया था, यहाँ पे N एटम है तो इसका मोलर मास कितना लेंगे हम, 28 की जगह कितना लेंगे, 14 लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया इसका मास। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है और हमसे क्या पूछा है, वही मास पूछा है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवोगाद्रो नंबर्स। ठीक है, तो इसमें करेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कितने हैं, ऑर्डनरी नंबर ऑफ N2 मोलिक्यूल्स मास फ्रॉम नंबर। हाँ,
तो बस यही करना है यहाँ पे कि सबसे पहले हमने ये जो दे रखा है सबसे पहले इससे निकालेंगे कि ये नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मोलिक्यूल्स है ना, N2 मोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, हम यहाँ से इसका पार्टिकल्स के नंबर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो आएगा यहाँ पे कितना आ गया 3.011 इंटू 10⁻23 और इसको डिवाइड कर देंगे हम अवोगाद्रो नंबर से, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स के बाद ये देखो ना 3 पॉइंट ये नंबर दे रखे हैं 10⁻23 नंबर ऑफ N एटम्स, तो ये नंबर्स दे रखे हैं तो यहाँ पे रखा है, यहाँ अवोगाद्रो नंबर लिखा है, इससे हमने क्या निकाल लिया, इनके मोल्स निकाल लिए, है ना, मोल्स निकाल लिए। तो ये यहाँ से ये मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने इसका मास निकालना है, तो मोल्स को किससे इनटू कर दो, उसके मोलर मास से, तो इसका मास आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन एटम है, तो हम इसका मोलर मास कितना लेंगे 14, बस ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या पूछा है, वही सेम मास ही पूछा है, ये नंबर दे रखे हैं, इसको अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। मोल्स को इसके मोलर मास से इनटू कर दो तो क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा। यहाँ पे 28 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे N2 मोलिक्यूल्स दे रखा है, इसलिए हमने इसका 28 मास लिया है। यहाँ पे देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलवाए यहाँ पे, तो 46 ग्राम ऑफ एन एटम। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका मास दे रखा है, ठीक है, मास दे रखा है, मास दे रखा है, ठीक है, और मोलर मास हमें पता है, और अवोगाद्रो नंबर जैसे इस फॉर्मूले में रख देंगे हम यहाँ की, यहाँ मास हमें दे रखा है, मोलर मास हमें पता है Na का, और अवोगाद्रो नंबर पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, है ना। अब द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं तो वही बात है, 8 ग्राम दे रखा है इसका मास, और मोलर मास कितना होता है O2 का मोलर मास कितना होता है 32, तो 8/32 इंटू अवोगाद्रो नंबर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका मोलिक्यूल का मास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं हमें, और नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम किससे इंटू कर दें, अवोगाद्रो नंबर से इंटू कर दें तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसमें फॉर्मूला, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं इसके थ्रू हम पूरा कन्वर्जन कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, और ये चैप्टर हमारा अभी कंप्लीट हो गया, थर्ड चैप्टर। अब आगे की वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।